Yes, when magnesium react with water and on heating, it gives magnesium hydroxide and hydrogen gas evolve. So this activity shows that metal can react with water and liberate hydrogen gas. तो ये ध्यान में रखना है, ये रिएक्शंस को आपको केयरफुली रखना है कि हाइड्रोजन गैस कैसे निकला, MgOH होल टू को क्या बोलते हैं। हाँ, यानी मेटल रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ये इसका कंक्लूजन है। मेटल्स डिफर इन देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। देखो अलग अलग मेटल रहता है, उसकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ अलग अलग होती है। इस पॉइंट को भी नोट डाउन रखना है, बैक क्वेश्चन में मिलेगा। जैसे सोडियम है, पोटासियम है, ये मेटल काफी रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको vigorously रिएक्ट विद वाटर बोलते हैं। ये काफी मतलब, और ये रिएक्शन क्या करता है, मच मोर हीट इज इवॉल्व एंड हाइड्रोजन इवॉल्व कैच फायर। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, हीट बहुत ज्यादा निकलता है और वो हाइड्रोजन गैस जो निकलता है उसमें आग भी लग जाती है। देयरफॉर मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर कीरोसिन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, व्हाई सोडियम इज केप्ट बाय कीपिंग इनसाइड द कीरोसिन। हाँ, सोडियम को डायरेक्ट खुला हवा में नहीं रखते हैं, खुले बॉक्स ऐसे रखते नहीं है, वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, vigorously रिएक्ट करके कैच फायर कर लेगा। इसलिए सोडियम जैसे मेटल्स को, खासकर सोडियम पोटासियम, ये सब को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है या पैराफिन वैक्स में भी रखा जाता है। दूसरा बात, मैग्नीशियम के साथ डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये भी एक रिमार्केबल बात है। हम लोगों ने जो मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया है उसको हीट किया है, जबकि यहाँ पर अगर मैग्नीशियम को आप कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, बट रिएक्ट ऑन हीटिंग, गर्म करने पर ही रिएक्ट करेगा। ये सब रिमार्केबल बात का ध्यान रखना है। जिंक जो रिएक्ट करता है वो बॉइलिंग वाटर के साथ करता है। अब पानी को मान लो बॉयल कर दिए, जब बॉयल हो रहा है तब हम जिंक ग्रेन्यूल्स को उसमें डाल सकते हैं। हाँ, उसी तरह आयरन के साथ बातचीत है, आयरन जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। हाँ, जो बताता है कि इट इज वेरी मच रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसी के साथ ऐसा बात होता है। और भी कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे आप कॉपर में जाए, सिल्वर जाए, गोल्ड जाए, प्लेटिनम जाए, ये सब नॉन रिएक्टिव होता है। ये सब, मर्क्यूरी डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, इन लोगों का वाटर के साथ रिएक्शन होता ही नहीं है। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कोई बोला कि हाँ चलिए गोल्ड को पानी में डाल दे तो क्या होगा, गोल्ड का हाइड्रोक्साइड हो जाएगा क्या, नहीं, तो गलत हो जाएगा। गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब आ जाइए नन मेटल की बात में आए। नन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। लो, नन मेटल रिएक्ट ही नहीं करता वाटर के साथ। Therefore, some reactive nonmetals are stored in water to prevent their reaction with air. कुछ नॉनमेटल्स होते हैं जो थोड़ा रिएक्टिव होते हैं, तो उनको कहाँ रखा जाता है, स्टोर इन वाटर, पानी में ही स्टोर करके रखा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि वो एयर के साथ रिएक्ट ना करे, उससे दूर रहे। हाँ, हवा के संपर्क में आएगा तो रिएक्शन करने लग जाएगा। जैसे आपके पास यहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया है, फास्फोरस का नाम आप सुने हो, और नहीं सुने हो तो याद कर लो अभी। पी फॉर फास्फोरस होता है। हाँ, पी फॉर फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस केप्ट इन वाटर, वाई, वाई इट इज केप्ट इन वाटर टू प्रिवेंट इट्स कांटेक्ट विथ एयर। वही वाला जवाब है, हवा के संपर्क में ना आ सके, उसको हवा के संपर्क से दूर रखने के लिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। इट कैचेस फायर ऑन रिएक्टिंग विथ एयर। देखो यहाँ पर जो जो बातें इंपॉर्टेंट हैं, ये हवा में आग लग जाती है, इसलिए फास्फोरस को नहीं रखी जाती है खुले जगह में, ये भी कैच फायर कर लेता है। हाँ, जबकि नॉन मेटल है। तो मेटल जैसे सोडियम भी बहुत vigorously रिएक्ट किया था पानी के साथ, हवा के साथ, और यहाँ फास्फोरस भी रिएक्टिव है, तो इट इज केप्ट इन वाटर टू प्रिवेंट इट कांटेक्ट विद द एयर, and it because it catches fire whenever it is coming in contact with the air.
ये सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो आप केमिकल रिएक्शन में जानते हैं। दूसरा बात, यहाँ पर आइए, ये चर्चा हमने किया था कि नहीं, याद नहीं आ रहा है। रिएक्शन विथ एसिड का बात हम लोग किए थे। देखिए, इसका एक्टिविटी 8 से रिएक्शन विथ एसिड है, तो कौन सी एसिड है, कैसा एसिड है। तो जिंक का, तो यहाँ पर कुछ एक एक्टिविटी के अनुसार जानना है। जैसे आप कुछ क्या करो, आयरन नेल ले लो, ठीक है, और क्लीन देयर सरफेस बाय रबिंग देम विद द सैंड पेपर। हमने एक बात और बोली थी, सैंड पेपर का यूज हमने पहले भी रिएक्शन में बताया था। सैंड पेपर जब सरफेस पर रब करते हैं तो क्या होता है, क्लीन हो जाता है सरफेस। तो आयरन नेल्स को जब हम सैंड पेपर से रब करेंगे तो उसका सरफेस क्लीन हो जाएगा। अब उसको क्या करो, क्लीन करने के बाद क्या करो कि एक टेस्ट ट्यूब ले लो। हाँ, यहाँ देखो टेस्ट ट्यूब है फिगर नंबर 1 में, वो स्टैंड में क्लैंप किया हुआ है। ये एक स्टैंड है, पूरा राइटर दिखाया नहीं है। हाँ, ये स्टैंड है, ठीक है। और यहाँ एक क्लैंप 1 है, क्लैंप 2 है, और टेस्ट ट्यूब नंबर 1 नीचे वाला है, और एक उल्टा करके टेस्ट ट्यूब रखा गया है। तो आप उसमें डाल, हाँ, जब से ही टेस्ट ट्यूब में आप क्या करो, सरफेस को क्लीन करके आयरन नेल का टेस्ट ट्यूब में डाल दो। हाँ, यहाँ देखो ये नेल्स दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पर नेल्स है टेस्ट ट्यूब के अंदर में। हाँ, ये नेल्स इसमें है। और देन ऐड सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके अंदर में कुछ HCl डाल दिया गया है। डाइल्यूट का मतलब होता है कंसंट्रेटेड नहीं, थोड़ा उसमें वाटर मिक्स होता है, डाइल्यूशन के बाद थोड़ा वो वीक हो जाता है डाइल्यूट करने से। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इन्वर्ट कर देते हैं दूसरा टेस्ट ट्यूब लेकर के ओवर द माउथ ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। पहला टेस्ट ट्यूब मान लो नीचे वाला है और दूसरा टेस्ट ट्यूब है ऊपर वाला, ठीक है। उसको इन्वर्ट कर दे तो दोनों का माउथ इन कांटेक्ट हो गया, तो ये पूरा एक सिस्टम बन गया। अब देखो, जब इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब को पुट कर दिए ओवर द माउथ ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, क्या आप देखोगे, तो मैं तो देखूंगा कि वहां पर इवैल्यूएशन ऑफ गैस होता है इन द फॉर्म ऑफ बबल। बुलबुला निकलता है, ये बबल देख रहे हैं, ये बबल निकल के आएगा टेस्ट ट्यूब नंबर 1 से, खाली जगह में आके फिर ऊपर वाला में जमा हो सकता है। अब क्या करो, उसको केयरफुली ब्रिंग ए बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है उसके माउथ के पास तुम क्या करो, जलता हुआ तिल्ली ले जाओ, बर्निंग स्प्लिंटर। तो जब बर्निंग स्प्लिंटर ले जाओगे तो जैसे ही ले जाया जाता है तो क्या होता है, इट बर्न्स विथ ए पॉपिंग साउंड, और ये पॉपिंग साउंड के साथ जलने लगता है। तो इससे साबित हो जाता है कि गैस जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। जैसे ही जब आयरन के साथ आप क्लीन सरफेस कर दिए सैंड पेपर से, आपने उसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, और उसको फिर आपने एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ऊपर में रख दिया, कि देखे आपकी बबल्स निकल रहा है। तो जब बबल्स निकल रहा है तो उस बबल्स का कारण क्या है, जैसे ही बर्निंग स्प्लिंटर ले जाते हैं तो वो जलने लग जाता है पॉप साउंड के साथ। यानी हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये 8 क्लास में ही नहीं 10 में भी बात दिया हुआ ये वाला रिएक्शन। अगर हम रिपीट करेंगे इस एक्टिविटी को बाय टेकिंग मैग्नीशियम रिबन, अगर मैग्नीशियम का रिबन डाल देंगे और जिंक ग्रेन्यूल डाल देंगे, फिर उसको अलाउ करेंगे, हाँ, अदर एसिड को भी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हैं, और सबके साथ देखेंगे स्प्लिंटर ले जाते हैं तो क्या होता है। हाँ, अगर वो गैस निकलेगा तो जलेगा। देखा हम लोग दोनों, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2, और ये गैस जो यहाँ पर स्प्रिंटर लाने से जल रहा था, इसका चेक करने के लिए एक रिएक्शन हम लोग लेंगे। जैसे हम लोगों ने आयरन नेल लिया था, तो आयरन नेल लेना है तो इस पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। वो डायग्राम में जैसे टेस्ट ट्यूब 1 में हम लोगों ने आयरन नेल लिया तो Fe हो गया सॉलिड स्टेट में, और आपने डाइल्यूट HCl डाला है तो इसको एक्वस बोलते हैं, अगर डाइल्यूट HCl है तो एक्वस बोलते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर वर्ड नेम भी देना है इसका। 2HCl क्यों लिखा गया है, वो बैलेंस करने के लिए लिखा गया, क्योंकि गैसियस स्टेट में जो हाइड्रोजन होता है वो H2 होता है, खाली H नहीं होता।
एच एटम हो जाएगा, फिर सिंबल हो जाएगा हाइड्रोजन का सिंबल। लेकिन हमको गैस बोलना है तो H2 गैस बोलते हैं। तो जब हाइड्रोजन गैस बोलते हैं ना, तो यहाँ 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये थोड़ा मैथमेटिकल टेक्निक भी चाहिए, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, इस बात का केयर करते हैं। तो Fe+2HCl क्या मिला? FeCl2 एक्वस सोल्यूशन है, इसको आयरन क्लोराइड बोलते हैं, आयरन क्लोराइड बोलते हैं। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रखेंगे। ये रिएक्शन नंबर 1, इसको ध्यान रखेंगे। नेल का केस में हाइड्रोजन गैस निकला, और स्प्लिंटर ले जाएंगे, पॉप साउंड से जलेगा, पता चल जाएगा हाँ हाइड्रोजन गैस निकला। अगर आप दूसरा एक्टिविटी कर रहे हो, मान लो तुमने जिंक ग्रेन्यूल ले लिया। हाँ, जिंक का ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल का मतलब छोटा छोटा दाना। तो जब जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा ले लेते हैं, ZnS, एस लिखने का मतलब सॉलिड जिंक, ये नहीं कि जिंक सल्फाइड पढ़ लेना। बच्चा हड़बड़ा रहा है, सोचा ZnS लिखा हुआ तो जिंक सल्फाइड पढ़ने लग जाएगा। तो इस सब का केयरफुल होना चाहिए। हाँ, 8 क्लास में भी शुरुआती पढ़ाई है। हाँ, बिगिनिंग। हाँ, 7 का भी कुछ है साइंस में, अच्छी बात है। लेकिन आपका फाउंडेशन यहाँ है, जिंक इन द सॉलिड स्टेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट, हाँ कॉन्क नहीं है, एक्वस। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। आपको नाम भी लिखना है, फार्मूला भी लिखना है। जो नहीं लिखा वो शुरू से लेकर अंतिम तक पढ़ाई तक गलती करता रहता। हाँ, ये राइटर बहुत मेहनत किया है। देखो जिंक बोल रहा है बच्चा को, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड बोल रहा है। ठीक है, जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट, ZnSO4। तो ये ध्यान में रखना है आपको। हाँ, और हाइड्रोजन गैस निकला। तो यहाँ ये भी पता चला कि मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, हाँ, एंड फॉर्म मेटल सॉल्ट। ये सब सॉल्ट के नाम से जाने जाते हैं, FeCl2 और ZnSO4। हाँ, तो जितने भी मेटल है, और भी मेटल है, कुछ मेटल जैसे कॉपर का नाम लो, लेड का नाम लो, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनका नाम ध्यान में रखिए कि कॉपर और लेड जो होता है ना, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। दे रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इससे रिएक्ट करेगा। बट दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है। गोल्ड है, प्लेटिनम है, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। इसलिए ये सब नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि आप हम्म, और देखो, जितने भी नॉन मेटल हैं जनरली, जो भी नॉन मेटल होते हैं जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो आपको केयर करना है कौन किस तरह का। लेकिन कुछ ऐसा नॉन मेटल है ना, जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, ये सब क्या करता है? रिएक्ट विद हॉट कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ एक रिमार्केबल पॉइंट है, हॉट भी होना चाहिए और कॉन्क भी होना चाहिए, गाढ़ा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो, या नाइट्रिक एसिड हो, HNO3 जिसको बोलते हैं। हाँ, नाइट्रिक एसिड है, बट इट डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। रिएक्ट करेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा। तो आपको ये सब का नेचर को ध्यान में रखना है। और हम्म, अब देखिए, एक और है, कुछ डू यू नो का भी बात है, वो तो कॉमन है, डे टू डे लाइफ का है। जो फूड स्टफ्स होता है, जैसे साइट्रस फ्रूट्स होता है, हाँ, कढ़ी, कर्ड बोलते हैं, पिकल्स अचार बोलते हैं, टर्मरिन क्या होता है? इमली। हम्म, और ये सब में क्या होता है? एसिड होता है। शुड नॉट, दे शुड नॉट स्टोर इन यूटेंसिल मेड अप ऑफ आयरन से बनी हुई यूटेंसिल में नहीं रखनी चाहिए। ये सारे साइट्रिक फ्रूट्स और अचार और ये सब कॉपर में नहीं रखनी चाहिए, एल्यूमिनियम में भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। फूड स्टफ रिएक्ट करके और उसका कंपाउंड बना देगा और टॉक्सिक मटेरियल बन जाएगा। और टॉक्सिक बन जाएगा तो भी काम नहीं आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि
कुछ केमिकल नेचर्स जो होते हैं मेटरनल मेटल का ध्यान रखना है। और एक लास्ट फोर्थ पॉइंट भी आता है आपका अल्कलीज। अल्कलीज, मोस्ट मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ अल्कलीज। तो एल्युमिनियम है, जिंक है, कैन हाउएवर भी रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कली का एग्जांपल में आता ही है NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, KOH बोलते हैं इसको। NaOH यहाँ जो लिखे हैं, तो Zn प्लस NaOH करेंगे तो क्या बनाएगा, यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनाया हुआ है। तो मेन नेचर इसका ध्यान में रखना है, और क्या बनाता है सॉल्ट के रूप में सोडियम जिंकेट। ठीक है।